राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम कभी कभी सुनते हैं और कहते हैं कि जो ये क्राइम सीरियल होते हैं या फिल्में होती हैं, इनसे जो मुजरिम होते हैं नए नए तरीके सीखते हैं क्राइम करने के। पर वो चीज़ भूल जाते हैं कि रियल रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। पर कभी कभी मुजरिम जो होते हैं वो क्राइम स्टोरी को क्राइम सीरियल से इतना सीख लेते हैं कि हू बहू उसे अपनी जिंदगी में उतार देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में 11 अगस्त की सुबह एक पति पत्नी पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। और उस पत्नी बताती है कि सर, मेरी जो एक सहेली है ललिता, वो कल से गायब है और मुझे शक है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसको उसके पति ने ही मारा है, उमेश ने। पुलिस जो होती है रिपोर्ट लिखती है, उसके बाद एफआईआर लिखती है और वो वहां से में भी चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है उमेश के घर। उमेश से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। जब ये चीज पूछती है तो पुलिस को कुछ और बातें भी पता चलती हैं। उमेश और ललिता बेंगलुरु में ही 5 साल पहले मिले थे। मिलने के बाद प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल ठीक चला, उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े की वजह थी शक। ललिता को लगता है कि उमेश का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, और उमेश को लगता है कि ललिता के बाहर अफेयर चल रहा है, और ललिता को लगता है कि उमेश का बाहर कहीं चल रहा है। इसी दोनों की वजह से 2 साल पहले ही दोनों अलग हो गए। अब जो ललिता थी वो उमेश से तलाक लेना चाहती थी, पर उमेश उसको तलाक देना नहीं चाहता था। और भी पुलिस स्टेशन गई होती है, वो पुलिस को एक बात और बताती है कि ललिता को, जब ललिता उसके पास आई थी और उसने बताया था कि उमेश ने उसको तलाक के बारे में ही बात करने के लिए बुलाया है, पर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उमेश के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो कहती है पर जानना तो जरूरी है क्योंकि मुझे ये सब खत्म करना है। तो कहती है तो मुझे अपनी स्कूटी की चाबी दे दो, मैं शाम तक लौट आऊंगी, और साथ ही अपनी लाइव लोकेशन दे रही हूँ, अगर मैं शाम तक रात तक ना आऊँ तो तुम पुलिस को बता देना। ललिता वहां से निकल जाती है। उसके बाद फिर ललिता वहां से निकल जाती है बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास। ललिता की लाइव लोकेशन रुक जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद कई बार उसकी सहेली फोन करती है पर ललिता का फोन मिलता नहीं है। शाम से रात हो जाती है पर ललिता वापस नहीं लौटती है। तभी आधी रात को ही उमेश वो स्कूटी लेके उसकी ललिता की सहेली घर पहुंचता है और स्कूटी उसको देता है। तो सहेली पूछती है कि मेरी दोस्त ललिता कहाँ है। तो कहता है मैंने उसको बस अड्डे में बैठा दिया है, वो अपने घर चली गई है। पर ललिता की सहेली को शक होता है, वो ये बात अपने पति से बोलती है। पति कहता है ठीक है, शाम रात को वेट कर लो, सुबह तक अगर नहीं आती है तो हम थाने चलेंगे। तो ये सारी बात जो होती है वो ललिता की सहेली बता देती है थाने में। और यही जवाब देता है उमेश भी कि मैंने इसको छोड़ दिया था, वो चली गई। पर पुलिस उसकी बात से संतुष्ट नहीं थी, उसको उठा लाती है। उठा लाने के बाद भी वो इधर उधर की बातें बताता है, पर पुलिस जब अपनी पे आती है तो वो टूट जाता है और फिर एक कहानी बताता है। वो बताता है कि ललिता मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, पर मैं उसको डिवोर्स देना नहीं चाहता था क्योंकि डिवोर्स के बाद मुझे उसको पैसे देना पड़ता। बच्चा छोटा है, वो भी वो ले लेती। फिर मैंने ललिता को बुलाया बात करने के लिए और कहा कि कोर्ट से बाहर कोई फैसला हो जाए जिससे कोई आगे दिक्कत ना हो। ललिता आई। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो समझी नहीं, मानी नहीं। और उसके बाद मैंने गुस्से में उसका गला घोट दिया और उसी एक जंगल में ले आके दफना दिया। उमेश अपना जुर्म कबूल कर चुका था और उसकी बताई हुई जगह पे 24 घंटे के अंदर भी बॉडी मिल जाती है, बरामद हो जाती है। तो पहचानने में, शिनाख्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद पुलिस जो है उमेश को उसके बाद पुलिस उमेश को जेल भेजने की तैयारी करी होती है। तभी उसी थाने के एक इंस्पेक्टर को ये बात बड़ी खलती है कि अगर इसको मारना ही था तो जो इसके घर के आसपास भी इतने जंगल है, रोड सुनसान है, वहां भी मार सकता था। ये अपने घर से बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर उस जंगल में ही क्यों गया और उस जंगल में ही ले आके ने क्यों दफनाया। अब ये जो दिमाग में पुलिस इंस्पेक्टर की घूम रहा था, यही बात उसने उमेश से पूछी। तो उमेश ने भी कहा कि मैं वहां गया था, निकला था, कई बार देखा था तो वहां सुनसान रहता था, इसलिए मैंने वहां ले आके उसको दफना दिया। पर पुलिस जो थी उसकी बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रही थी और उसका हजम नहीं हो पा रही थी। तो उसे पूछती है कि ये बताओ, तुम चाहते तो अपने घर के आसपास ही दबा देते, कहीं और भी दबा सकते थे। तुम बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर उसी जंगल में क्यों गए और वहीं तुम्हें क्यों दफनाया। इधर उधर कहानी बताने लगता है। पर उमेश की कस्टडी पुलिस के पास थी, तो अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करने का इरादा करती है। अब पुलिस उसको सख्ती से पूछताछ जब करती है तो एक कहानी उमेश और सुनाता है। वो बताता है कि बेंगलुरु से कुछ दूर ही पे मेरा गांव था। वहां मेरा एक दोस्त किरण और हम साथ रहते थे, बचपन से पले बड़े, एक साथ बड़े हुए। फिर कुछ दिन बाद मैं यहाँ आ गया और वो वहीं रह गया। फिर अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी जो अभी कुछ दिनों पहले मेरी किरण से मुलाकात हुई। मैंने उसको अपनी फैमिली के झगड़े के बारे में और ये सब चीज़ बताई, और मैंने बताया कि मुझे अपनी बीवी से छुटकारा पाना है, उसको मारना है। तो किरण मुझसे बोला कि एक काम करो, अगर तुम्हें अपनी बीवी छुटकारा ही पाना है, मारना है, तो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक जंगल है, उस जंगल का नाम है, तुम जाओ वहां मार के उसको दफना देना।
तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा और पुलिस भी तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। अब ये बात उमेश पुलिस को बताता है तो पुलिस को अब और चकरा जाती है। कहती है एक बात, सोचती है कि किरण को कैसे पता कि वहां जाएंगे, वहां मारेगा, वहां दफनाएगा, तो पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा। अब इस पे पुलिस जो होती है वो उमेश से फिर ढंग से पूछती है, ये बताओ उसको कैसे पता कि वहां ले जाके मारने से दफनाने से कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फिर एक बात और उमेश बताता है कि किरण ने अपनी बीवी पूजा को 5 साल पहले मार के उसी जंगल में दफना दिया था और आज तक किसी को पता ही नहीं। पुलिस की जैसे ही कानों में बात पड़ी, पुलिस की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा कि 5 साल पहले किसी का मर्डर हो गया और आज तक किसी को पता ही नहीं है कि मर्डर हो गया 5 साल पहले। अब पुलिस किरण को उठा के ले जाती है और पूछती है तुम्हारी बीवी पूजा कहाँ है। तो किरण बोलता है कि वो तो 5 साल पहले ही किसी के साथ भाग गई थी, वो 5 साल पहले ही अपनी प्रेम के साथ भाग गई थी। ये बात सबको पता है, आप चाहे तो किसी गांव में पूछ लीजिए। तो अब पुलिस हैरत में होती है कि 5 साल से एक लड़की गायब है और उसकी किसी ने कंप्लेंट भी नहीं करी, इसके माँ बाप ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करी। अब पुलिस उसकी जो अब पुलिस किरण की सास का, पूजा की माँ का पता लगाती है, उनको लाती है, उनसे पूछती है कि तुम्हारी आपकी बेटी कहाँ है। तो कि 5 साल पहले किसी के साथ भाग गई थी। तो कहता है कि आपको कैसे पता कि आपकी जो बेटी है वो भाग चुकी है। तो कहती है मेरे दामाद किरण ने मुझसे बताया था कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उसने इस बात की रिपोर्ट जो थी, कंप्लेंट जो थी, वो थाने में भी दी थी। अब पुलिस उसकी बताए हुए थाने पे जाती है, वहां पता करने की कोशिश करती है क्या इसकी पूजा नाम से कोई रिपोर्ट गुमशुदगी दर्ज है, पर पुलिस खंगाल मारती है, पूजा नाम से एक भी वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। अब पुलिस फिर किरण के पास आती है और सख्ती से पूछती है कि ये बताओ कि तुम्हारी सास ने कहा कि तुमने उनको कंप्लेंट वो भी दिखाई थी कि तुम्हारी जो बीवी है वो भाग गई है अपने पति के साथ में, पर हम थाने गए थे, वहां ऐसी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है पूजा के नाम से गुमशुदगी की। पर वो कहता नहीं साहब मैं तो गया था, मेरे 2 दोस्त और गए थे। अब पुलिस उन दोनों दोस्तों को नाम पूछती है, उनको भी उठा लाती है। अब जब दोनों दोस्त सामने आते हैं तो साफ साफ मुकर जाते हैं कि सर हम तो कभी यहाँ इसके साथ गए ही नहीं, थाने गए ही नहीं, हमें नहीं पता, ये झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद पुलिस जो होती है अपनी पे आती है, अपनी पुलिसगिरी पे आती है और उसको ढंग से खातिरदारी करती है और कहती है देखो, पहला झूठ तुमने ये बोला अपनी सास से कि किरण भाग चुकी है और मैंने उससे कंप्लेंट कराई है। दूसरा ये है कि तुम्हारे दोस्त उमेश ने ये बात कबूली है कि तुमने उससे बताया था कि मैंने अपनी बीवी को 5 साल पहले मार के उसी जंगल में दफनाया था। अब तुम्हारी भलाई यही है कि तुम सच सच बता दो। इसके बाद फिर किरण अपनी कहानी बताता है कि अब उसने पुलिस को बताया कि 2019 में ही पूजा से उसकी भी लव मैरिज हुई थी और वो हंसी खुशी रह रहे थे, पर किसी एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और उसने अपनी बीवी पूजा का गला घोट के मार दिया। उसको स्कूटर पर ले जाके उसी जंगल में ले गया और जंगल के बीच में ले जाके कोने में दफना दिया। इसके बाद वो हर महीने जंगल जाता और देखता कि जो मैंने लाश दफनाई है कबर ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसा उसने लगातार 2 साल तक किया। और 2 साल बाद 2021 में वो फिर जब जंगल गया अपनी उस कबर को देखने बीवी की, तो वहां देखता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग वहां भीड़ लगी होती है, कुछ काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी मासूमियत से पूछता है कि साहब यहाँ क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि इस जंगल में हम बैरिकेड कर रहे हैं ताकि जो जंगली हाथी हैं वो गांव में न घुसें, उत्पात ना मचा सकें। अब जब इतनी बात उसको पता चलती है तो अब जो किरण है वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ खुदाई हुई तो लाश मिल जाएगी और भेद खुल जाएगा। उसने दृश्यम फिल्म देख के ही ये सब कारनामे किए थे, तो उसको लगता है अगर बॉडी मिली तो डीएनए वगैरह ये सब चीज़ें फिल्म में देख ही रखा था, मिलेंगे, मैच हुएंगे तो पकड़ा जाऊंगा। तो फैसला करता है कि इसमें जो इसमें लाश है उसको निकाल के कहीं और दफनाऊंगा। फिर एक शाम देर रात वो वहाँ लौटता है, आता है और देखता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी वहाँ नहीं होता है। फिर वो जगह पे जाता है जहाँ उसने बीवी को अपनी दफनाया था। वो उस जगह को पहचानता है और वहां से जाके उस जगह पे जाता है और उस कब्र को खोदता है। 2 साल हो चुके थे, उसमें सिर्फ कुछ कंकाल, दांत या कुछ सर की हड्डियां ही बची थी, बाकी सब खत्म हो चुका था। फिर वो सबको निकालता है, कुछ दूर जाता है और उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। जितना जलता है जलाता है, उसके बाद जो बचा होता है हड्डियों को, उनको उसी जंगल के कुछ दूर ले जाके एक फार्म हाउस के पास गड्ढा खोद के दफना देता है। अब जब अब जब ये बात पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने पूछा ये बताओ कि जब तुम्हें इतना दिमाग कहाँ से आया, तुमने ये दिमाग कहाँ से लगाया। तो बताता है कि साहब मैंने दृश्यम और दृश्यम 2 फिल्म देखी थी, उसी से सब कुछ सीखा। इतना सुन के पुलिस भी हैरत में थी, हैरान थी। फिर उसके फिर किरण की बताई हुई जगह पर जंगल जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा काम कर चुका है, वहाँ गड्ढे उड्ढा सब नामोनिशान मिट चुका है। पर जहाँ फार्म हाउस पे के पास उन्हें गड्ढे में वो हड्डियां दफनाई थी, पुलिस जाती है, हड्डियों को निकालती है और उसके बाद उस हड्डियों का डीएनए कराती है उसकी माँ से, जो मैच कर जाता है।
उसके बाद पुलिस इन दोनों को उठा के जेल भेज देती है। दोस्तों, जो क्राइम सीरियल बनते हैं या फिल्में बनती हैं, वो हमारे आपके लिए मनोरंजन के लिए बनती हैं, ना है कि उसमें से कुछ क्राइम सीखने के लिए, क्योंकि वो है एक फिल्म, एक स्क्रिप्ट है, कहानी है, जो कि वो जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, वो रियल लाइफ में नहीं हो सकता। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।